तुम अली यार खान तो नहीं? अली यार खान पाकिस्तानी, हारूत राबिल ने सरसराती हुई आवाज में कहा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा नाम तुम खुद अपनी जबान से लोगे, मैं नहीं बताऊंगा। हारूत राबिल का चेहरा धुआं हो गया। उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई, आंखें हल्कों से उबली पड़ रही थीं। उसकी तेज सरगोशी कमर में गूंजी। मैं कैसे यकीन कर लूं? मैंने कहा मत करो यकीन, लेकिन तुमसे हासिल की हुई खतीर सी रकम उन बेयारो मददगार फलस्तीनियों के काम आएगी जो बैरूत के कैंपों में कसमा पुरसी के आलम में पड़े हैं। हारूत राबिल बेबसी से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे से साफ जाहिर होता था कि उसने उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ दिया है। चंद लम्हे वो बेहिस्सो हरकत बैठा रहा, फिर दफतन उसने चौंक कर कहा, तुमने डी फॉस्टर के सिलसिले में कुछ नहीं किया अभी तक? मैंने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और तहजीब को उठने का इशारा करते हुए खुद भी उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, अब जबकि तुम्हें मालूम हो ही गया है कि मैं कौन हूँ, तो मेरे ख्याल में तुम्हें भी मुझसे किसी किस्म की तवक्को नहीं रही होगी। वो बोला, कुछ देर कबल तुम बड़ी शद्दोमत से यहूदियों को बुरा भला कह रहे थे, अब खुद धोखेबाजी कर रहे हो। मैंने कहा, लोहे को लोहा काटता है राबिल, तुम लोग इसी काबिल हो। दूसरों के साथ धोखा करते वक्त तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आता, और खुद तुम्हारे साथ एक फरेब हो जाए तो चीखने लगते हो। हारूत राबिल ने हिज़ियानी अंदाज में कहा, यह जुल्म है, ज्यादती है। तुम आसानी से मेरे 20 करोड़ डॉलर हजम नहीं कर सकोगे। ये कहकर वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। मैं उसकी किसी जारहियत के खिलाफ पूरी तरह तैयार था, लेकिन मेरी तरफ बढ़ने की बजाय वो पलटा और जिस सोफे पर वो बैठा हुआ था झुककर उसके अकब में कुछ करने लगा। कबल इसके कि मैं कुछ समझ सकता, मुझे अपने पैरों के नीचे से जमीन निकलती महसूस हुई। तहजीब बे इख्तियार चीख पड़ी, लेकिन मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि उसके चीखने पर तवज्जो देता। उस खौफनाक लम्हे में ना तो मुझे इतनी फुर्सत थी और ना ही इतना होश था। मेरी तवज्जो का मरकज तो पहले ही से हारूत राबिल था। मैं उसे सोफे के अकब में झुकते देख कर चौंका जरूर था, मगर ये नहीं समझ सका कि उसका इरादा क्या है। जैसे ही मुझे अपने पैरों के नीचे जमीन हिलती महसूस हुई, मैंने हारूत राबिल की तरफ फुर्ती से छलांग लगाई और उसका गिरेबान पकड़ लिया। वो झोंक में मुझ पर आ पड़ा, लेकिन मैं खुद भी जमीन पर कब गिरा था। मैं तो गहराइयों की तरफ जा रहा था। हारूत राबिल सख्त जिद्दोजहद कर रहा था, लेकिन जब मैं ही खुद को नहीं संभाल रहा था तो वो अपने आप को कैसे संभाल सकता था। हम एक दूसरे से उलझे हुए थे। दफतन एक जोरदार छपाका हुआ और मैं पानी में गिर पड़ा। हारूत राबिल अब भी मेरी गिरफ्त में था। उसने तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश की। मैं खुद पर पड़ने वाली नागहानी उफ्ताद से बुरी तरह बौखलाया हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं था कि मैं हारूत राबिल को छोड़ देता। उसी ने मुझे इस मुसीबत में फंसाया था और ये कतई नामुमकिन था कि मुझे मुसीबत में फंसाकर वो खुद चैन की बंसी बजाता। मेरे लिए जो गड्ढा उसने खोदा था उसमें उसका गिरना भी जरूरी था। पानी में हाथ पैर मारकर डूबने से खुद को बचाने की जिद्दोजहद के साथ साथ मैं हारूत राबिल को भी अपनी गिरफ्त में रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। हारूत राबिल पर दीवानगी तारी थी। फिर अचानक ही उसका पैर बड़ी जोर से मेरी पेशानी पर लगा। उसके जूते के निचले हिस्से में लोहे का खौल था, या जूते की एड़ी मेरी पेशानी से टकराई थी कि मुझे अपनी पेशानी की खाल फटती हुई महसूस हुई। बहुत जोरदार ज़रब थी। मेरी आंखों में सितारे नाच गए और हारूत राबिल मेरी गिरफ्त से आजाद हो गया। लेकिन अगले ही लम्हे मैं खुद को संभाल चुका था। मैंने गुर्रा कर खौता लगाया और हारूत राबिल को दोबारा दबोच लिया। उस वक्त सोचने समझने की सारी कुव्वतें सल्ब हो चुकी थीं। तहजीब तक का ख्याल मेरे जहन से महव हो गया था। मैं तो बस जुनून के आलम में हारूत राबिल को दबोचे हुए था। वो बुरी तरह मचल रहा था। उसके घूंसे मेरी पसलियों पर पड़ रहे थे। लातें भी चला रहा था, लेकिन इस बार मैंने उसे गर्दन से पकड़ा था, इसलिए उसके घूंसे और लातें मुझ पर ज्यादा असरअंदाज नहीं हो रही थीं। पानी हमारे सरों से ऊपर था, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पा रहे थे। मैंने तो खैर सांस रोक रखा था, लेकिन हारूत राबिल के लिए जिद्दोजहद करते रहने की वजह से सांस रोके रखना नामुमकिन हो गया था। उसने सांस ली और उसके पेट में पानी की अच्छी खासी मिकदार पहुंच गई। उसने मेरी गिरफ्त से निकलने की जिद्दोजहद तर्क करके पानी की सतह तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। खुद मेरे लिए भी मजीद सांस रोके रखना मुमकिन नहीं रह गया था, इसलिए मैंने उसे पानी की सतह की तरफ जाने से नहीं रोका। सतह से सर उभार कर मैंने 2-3 गहरे गहरे सांस लिए और राबिल की नाक पर मुक्का जड़ दिया। उसके हलक से एक कर्बनाक कराह निकली। मैं अजीब खुद फरामोशी के आलम में था कि मैंने इधर उधर देखने तक की जहमत नहीं की थी। मैंने हारूत राबिल के चेहरे पर दूसरा घूंसा मारने की कोशिश की। उसने बदिक्कत तमाम खुद को मेरे इस वार से बचाया और बड़ी बदहवासी के आलम में बोला, निकलो निकलो यहाँ से, झील के किनारे की तरफ से चलो, इस झील में मगरमच्छ हैं, इनसे बचो। मैंने दांत पीस कर और उसकी गर्दन पर अपने हाथ की गिरफ्त सख्त करते हुए कहा, बकवास मत करो हारूत राबिल, अब मैं तुम्हारे किसी फरेब में आने के लिए तैयार नहीं। हारूत राबिल मिनमिनाया, बोला, मैं कोई फरेब नहीं दे रहा, वो देखो मगरमच्छ हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैंने सामने निगाह दौड़ाई और वो देव हैकल मगरमच्छ मुझे नजर आ गया, जिसका रुख हमारी जानिब ही था।
हारूत राबील झूठ नहीं बोल रहा था। उसने हमें अपने हट से बिलाशुबा इसीलिए झील में फेंकने की कोशिश की थी कि झील में मौजूद मगरमच्छ हमें अपनाने वाला बना ले। लेकिन मेरी बरवक्त कार्रवाई की वजह से हारूत राबील खुद भी झील में गिर पड़ा। अगर उस वक्त वो मेरे साथ न होता तो मुमकिन था कि मैं बेखबरी में मारा जाता, लेकिन चूंकि मैंने उसे पकड़ रखा था इसलिए वो मुझे खबरदार करने पर मजबूर हो गया। अगर न करता तो मेरी गिरफ्त में होने की वजह से खुद भी मगरमच्छों से नहीं बच सकता था। एक लम्हे के अंदर अंदर सब कुछ मेरी समझ में आ गया। हारूत राबील को पकड़े रखने की सूरत में मगरमच्छ मुझ तक पहुंच सकता था, लिहाजा उसे छोड़ना नागुज़ीर हो गया था। चुनाचे मैंने उसे छोड़ा और तेजी से गोता लगाकर उस जगह से दूर निकलने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान मेरे जहन में तहजीब का ख्याल आया और मैं बेचैन हो गया। वो भी तो मेरे साथ ही झील में गिरी थी, बल्कि उसके मुंह से तो झील में गिरते वक्त एक बेसाख्ता किस्म की चीख भी निकली थी, यानी वो अपने होशो हवास खो बैठी थी। वो झील में मगरमच्छों की मौजूदगी से भी बेखबर थी। इस एतबार से उसकी जिंदगी ज्यादा खतरे में थी। मैंने झील की सतह पर सर उभार कर तहजीब को आवाजें देना शुरू कर दी। चंद ही लम्हों में मुझसे थोड़े ही फासले पर तहजीब का सर पानी पर उभरता नजर आया। वो बदहवास दिखाई दे रही थी। मैंने चीख कर कहा, झील में मगरमच्छ हैं तहजीब, तेजी से किनारे पर पहुंचने की कोशिश करो। तहजीब ने दोबारा गोता लगाया और मुझे भी गोता लगाना पड़ा। अगर एक लम्हे की भी ताखीर हुई होती तो मैं उस मगरमच्छ की जद में आ जाता जो मुंह फाड़कर मुझ पर झपटा था। फुर्ती से गोता लगाने के बावजूद उसकी दुम मेरे जिस्म को छूती हुई गुजर गई। मैं उसी समत में तैर रहा था जिधर तहजीब गई थी। चंद ही लम्हों में मैं उसके करीब पहुंच गया। हमारी मुखालिफ समत में तकरीबन 10 गज के फासले पर एक और देव हैकल मगरमच्छ हमारी तरफ बढ़ा चला रहा था। मैंने तहजीब का हाथ पकड़कर उसका रुख तब्दील कर दिया। हारूत राबील गुम हो चुका था और अब मैं उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो किधर गया होगा। ना ही मैं इस सिलसिले में कुछ करने की पोजीशन में था। हमें अपनी जान बचाना दूभर हो गया था। झील में काफी तादाद में मगरमच्छ थे। हम एक की जद से निकलते तो दूसरा नमूदार हो जाता। बिलाखिर हम किनारे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। यहाँ भी तकदीर ने यावरी की थी। हम एक देव हैकल मगरमच्छ की जद में आने से बाल बाल बचे और जल्दी से किनारे पर चढ़ गए। जिस जगह हम किनारे पर चढ़े थे वहाँ एक बोर्ड नस्ब था जिस पर जली हुरूफ में तहरीर था, झील में खतरनाक मगरमच्छ मौजूद हैं, नहाने से गुरेज कीजिए। मैं और तहजीब किनारे से काफी दूर आकर खुश्की पर बैठ गए। यहाँ से हारूत राबील का सब्ज रंग का हट खासे फासले पर था। हमें उसका अकवी हिस्सा नजर आ रहा था। बड और जाहिर चूंकि सामने की समत में थे इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते थे। मैंने एक तवील सांस ली और तहजीब को देखने लगा। उसने कांप कर कहा, खुदा का गजब अली, उस कमबख्त यहूदी ने तो अपनी तरफ से हमें हलाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने कहा, मुझे उन कागजात की ज्यादा फिक्र है जो हमने हारूत राबील से वसूल किए हैं। अगर वो जाया हो गए तो। तहजीब चौंक कर अपनी जैकेट की तरफ मुतवज्जे हुई। उसने जैकेट की जिप खोली और ये देख कर मेरी जान में जान आई कि पानी जैकेट के अंदर नहीं पहुंचा था। तहजीब ने हारूत राबील से वसूल की हुई फाइल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। फाइल खुश्क थी और कागजात भी पूरी तरह महफूज थे। मैंने कहा, इन्हें अपने ही पास रखो तहजीब। अगर इस वक्त इत्तेफाक से तुमने ये जैकेट न पहन रखी होती तो हम इस खती रकम से महरूम भी हो सकते थे। तहजीब बोली, ये वाटरप्रूफ जैकेट है, तुमने देखा नहीं इसके अंदर नफीस किस्म का प्लास्टिक लगा हुआ है। हाँ, ये महज इत्तेफाक था कि मैंने जिप पूरी बंद कर ली थी, वरना पानी अंदर पहुंच गया होता। मैंने झील की सतह पर नजरें दौड़ाई। पानी की सतह दूर तक साकिन दिखाई दे रही थी। कहीं कोई ऐसी तहरीक नजर नहीं आई जिससे हारूत राबील के बारे में कोई अंदाजा कायम किया जा सकता। तहजीब ने अपने बालों से पानी झटकते हुए पूछा, हारूत राबील का क्या बना? मुझे कुछ ये एहसास होता है जैसे तुम उस समेत पानी में गिरे थे। मैंने कहा, हाँ तहजीब, मैं उसकी तरफ से किसी लम्हे भी मुतमईन नहीं था। जैसे ही मैंने अपने पैरों तले फर्श में हरकत महसूस की तो उस पर छलांग लगा दी और अपने साथ उसे भी घसीट लिया। वो बोली, ओह, तो इसका मतलब है मेरा एहसास दुरुस्त था। लेकिन अगर वो भी झील में ही गिरा था तो अब कहाँ है? मैंने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो कहाँ होगा। झील में मौजूद मगरमच्छों की वजह से मैं उसे छोड़ने पर मजबूर हो गया था। तहजीब बोली, अगर वो अभी तक झील से बरामद नहीं हुआ तो इसका वाहिद मतलब यही हो सकता है कि वो किसी मगरमच्छ की खुराक बन चुका होगा। मैंने कहा, खुदा ही बेहतर जानता है। फिर मैं पलट कर हट की तरफ देखने लगा। कहा, बड और जाहिर समझ रहे होंगे कि हम अभी तक हट के अंदर ही मौजूद हैं। तहजीब बोली, कोई भी नहीं सोच सकता अली कि हारूत राबील ने इतना खतरनाक इंतजाम कर रखा होगा और हमें अंदाजा भी नहीं हो सका कि उस कमरे का फर्श खोखला है। मैंने कहा, अगर खास तौर पर तवज्जो दी जाती तो शायद कुछ अंदाजा हो सकता था, लेकिन उस वक्त हमारी तवज्जो दूसरी ही बातों पर मरकूज थी, इसलिए जाहिर है कि उस समत जहन जा भी नहीं सकता था। कुछ देर सस्ताने के बाद हम उठ खड़े हुए। तहजीब अभी तक खुद को पूरी तरह नहीं संभाल पाई थी। उसकी चाल में खफीफ सी लड़खड़ाहट अब भी मौजूद थी।
आसाब को लगने वाला अचानक झटका इतना ही शदीद था कि उसके असर से आसानी से नहीं निकला जा सकता था। उस पर वो शदीद जिद्दोजहद जो हमने झील में अपनी जिंदगी बचाने के लिए की थी, वो भी कम खौफनाक नहीं थी। बड और जाहिर हट के सामने हारूत राबील की कार के नजदीक मौजूद थे। हमें देखकर उनकी आंखें फरते हैरत से फैल गईं और वो हमारी तरफ दौड़ पड़े। बड ने मुझे और तहजीब को सर से पैर तक देखते हुए हैरत से कहा, चीफ तुम लोगों को क्या हुआ चीफ? मैंने कहा, हम महफूज हैं बड। हारूत राबील ने गैर मुतवक्के अंदाज में हमारी जाने लेने की कोशिश की। बड ने मुंह फाड़ कर कहा, खुदा की पनाह चीफ, लेकिन तुम तो हमारी आंखों के सामने हट में दाखिल हुए थे, इस तरफ से कहां से आ रहे हो? मैंने कहा, हट के एक कमरे का फर्श खोखला है बड। हारूत राबील ने किसी मैकेनिज्म के जरिए फर्श हमारे पैरों के नीचे से निकाल दिया और हम झील में गिर पड़े। जाहिर ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, ओह, लेकिन हारूत राबील खुद कहाँ है? अभी तक वो भी हट से बरामद नहीं हुआ है। मैंने कहा, गिरते गिरते मैंने उसे भी झपट लिया था और वो भी हमारे साथ ही झील में गिरा था। हम तो मगरमच्छों से बचकर निकल आए, उसका मालूम नहीं क्या हशर हुआ। बड ने कहा, बड़ी खौफनाक सूरत हाल से गुजर कर आ रहे हो चीफ, लेकिन जरा इस वाक़े की तफसीलात भी तो बताओ। मैंने कहा, तफसील बाद में भी मालूम की जा सकती है बड, इस वक्त तो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलने की फिक्र करो। बड ने सर हिलाकर कहा, तफसील बेशक बाद में बता देना, इस वक्त इतना तो बता ही सकते हो कि काम हो गया या नहीं। मैंने कहा, काम तो हो ही गया है बड। और तहजीब ने फाइल निकाल कर बड की तरफ बढ़ा दी। बड ने फाइल खोल कर कागजात पर निगाह दौड़ाई। बोला, खुदा का शुक्र है चीफ, गोया हारूत राबील ने इस मामले में कोई बददियानती नहीं की, लेकिन तुम्हारी जान लेने की कोशिश। मैंने हाथ उठाकर कहा, प्लीज बड, हम लोग बहुत खतरनाक हालात से गुजर कर आए हैं, वापसी का फौरी बंदोबस्त करो। बड ने सर को असबाती जुम्बिश दी और हम उस कार की तरफ चल दिए जिसमें यहाँ तक आए थे। स्टीयरिंग बड ने संभाला और जाहिर उसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठा था। मैं और तहजीब अकबी नशिस्त पर थे। बड ने कार सड़क पर ले जाकर उसका रुख शहर की समत मोड़ दिया। तहजीब नशिस्त की पुश्तगाह से सर टिकाए गहरे गहरे सांस ले रही थी। अभी कार को रवाना हुए कुछ ही देर हुई थी कि एक फायर की आवाज ने खामोशी का सीना छलनी कर दिया। गोली हमारी कार की दाएं जानिब वाली बॉडी से टकराई थी। बड ने फौरन ही कार सड़क पर लहराना शुरू कर दी। रफ्तार में भी इजाफा हो गया था। मैंने फौरी तौर पर पलट कर देखा। कार के अकब में खासे फासले पर 4 मोटरसाइकिलें दौड़ती नजर आ रही थीं। हर मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे, एक मोटरसाइकिल चलाने वाला और दूसरा उसके अकब में बैठा हुआ। अकब में बैठे हुए हर शख्स के हाथ में हल्की राइफल नजर आ रही थी। चारों मोटरसाइकिल सवार महारत का बेहतरीन मुजाहिरा कर रहे थे। तहजीब ने भी पलटकर उन मोटरसाइकिल सवारों को देख लिया था जिनका फासला हमारी कार से बतदरीज कम होता जा रहा था। तहजीब ने मेरी तरफ मुड़कर तशवीशनाक लहजे में कहा, ये लोग कहाँ से नाजिल हो गए अली? मैंने कहा, मेरा ख्याल है ये लोग सड़क के नशेब में कहीं पोशीदा थे और इन्हें हारूत राबील ने हमें हलाक करने के काम पर मामूर किया था। मोटरसाइकिल सवारों की तरह बड भी कार चलाने के मामले में खासी महारत का मुजाहिरा कर रहा था, लेकिन इस तरह कार ड्राइव करते हुए मतलूबा फासला बरकरार नहीं रखा जा सकता था। ताहम अब हम उस फायरिंग की जद में नहीं आ पा रहे थे जो मोटरसाइकिलों पर से हम पर की जा रही थी। उनकी कोशिश गालिबन ये थी कि किसी तरह टायरों को निशाना बना लें। फिर मैंने जाहिर को एक हल्की दूर मार राइफल निकालते देखा। उसने अपनी तरफ का शीशा गिरा लिया और राइफल की नाल खिड़की से बाहर झांकने लगी। मैं और तहजीब झुक गए। कोई भूली भटकी गोली अकबी शीशे पर लगती तो हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। जाहिर आधे धड़ से खिड़की से बाहर लटक रहा था। फिर उसने करीब आती हुई मोटरसाइकिल का निशाना लेकर गोली चला दी। अकब से होने वाली फायरिंग जाहिर के फायर करने के साथ साथ मादूम होती गई। मैंने सर उठाकर अकबी शीशे से देखा। चारों मोटरसाइकिलें हमसे बहुत पीछे रह गई थी। उनमें से एक सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। जाहिर ने फातिहाना लहजे में कहा, मैंने सबसे आगे आने वाली मोटरसाइकिल का निशाना लिया था और मैंने उसे निशाना बना दिया। तहजीब ने कहा, शाबाश जाहिर, तुमने कारनामा सर अंजाम दिया है, तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। जाहिर ने कहा, मैडम की तारीफ ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। और वो खिड़की से बाहर अकब में देखने लगा। मैंने कहा, वो लोग अपने साथी का अंजाम देखने के लिए रुक गए हैं जाहिर, वो फिर हमारे पीछे आएंगे। जाहिर ने कहा, इस बार शायद ही उन्हें हम पर फायर करने का मौका मिले। पिछली बार तो उन्होंने बेखबरी में हम पर हमला कर दिया था, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह तैयार हूँ। बड ने दांत पीसते हुए कहा, ये हारूत राबील तो बड़ा खबीस आदमी निकला चीफ, खुद तो मर गया लेकिन हमारे लिए ये मुसीबत छोड़ गया। मैंने कहा, जब तक उसकी मौत की तस्दीक न हो जाए मैं उसकी मौत पर भी यकीन नहीं कर सकता। बड ने कहा, मगरमच्छ तुम्हारी तरह रहमदिल नहीं होते चीफ, उनके सामने तो जो भी आएगा उसके साथ एक जैसा ही सलूक करेंगे। मैंने कहा, इम्कान तो यही है कि मगरमच्छ उसकी ज़ियाफत उड़ा चुके होंगे, लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी होगी कि जब उसने एक जाल तैयार किया है तो उससे निकलने का भी कोई रास्ता रखा होगा। बड ने अकब नुमा में देखते हुए कहा, संभालो जाहिर, वो लोग फिर हमारे पीछे आ रहे हैं। जाहिर के साथ साथ मैंने और तहजीब ने भी पलट कर देखा। 3 मोटरसाइकिलें दोबारा हमारे ताक़ुब में थीं। वो लोग अपने साथी को उसी हाल में छोड़ आए थे।
अभी मोटरसाइकिलें हमसे काफी फासले पर थीं कि जाहिर ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में उधर से भी फायरिंग हुई, लेकिन रेंज से बाहर होने की वजह से कोई भी फायर कारगर न हुआ। मैंने कहा, जल्दी क्या है जाहिर, उन्हें करीब आने दो, फिर इत्मीनान से निशाना बना लेना। जाहिर ने कहा, इस बार वो टायरों को निशाना बनाने की जहमत नहीं करेंगे जनाब, उन्हें खुद से दूर ही रखना होगा, वरना वो हम पर बराह रास्त फायर करके हमारे लिए सख्त खतरात पैदा कर देंगे। मैंने कहा, तुम्हारी बात में वजन है जाहिर, लेकिन इस तरह कब तक काम चलेगा? उनके पास हमसे ज्यादा एमुनिशन होगा। वो बोला, हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं है और ना ही ट्रैफिक है। जैसे ही हम इस इलाके से निकलेंगे तो वो लोग फरार होने पर मजबूर हो जाएंगे। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो जाहिर, लेकिन कार में होने की वजह से हम उनकी निस्बत ज्यादा महफूज हैं। हमसे ज्यादा खतरा तो वो लोग महसूस कर रहे होंगे। जाहिर ने पूछा, हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए जनाब? मैंने कहा, मुकाबला। कार की रफ्तार हल्की कर दो बड, और जाहिर तुम पूरी तरह तैयार रहो, फासला कम होते ही फायर करना। बड ने कार की रफ्तार सुस्त कर दी, लेकिन फासला कम नहीं हुआ। मोटरसाइकिलों की रफ्तार भी सुस्त हो गई थी, वो हमारे नजदीक आने से कतरा रहे थे। जाहिर ने कहा, अब क्या किया जाए जनाब? वो तो अब भी रेंज से बाहर हैं। मैंने खुश होकर कहा, इससे साबित होता है कि वो लोग अक्लमंद हैं। हमें कत्ल करने से ज्यादा उन्हें अपनी जानें बचाने की फिक्र लाहक है, और ये एक अच्छी अलामत है। बड ने कहा, मैं कार रोक रहा हूँ चीफ। मैंने कहा, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो बड, फौरन फैसला कर सकते हो। कार रोकने के बाद क्या करोगे? बड ने अकड़ कर कहा, यू टर्न लेकर कार उनके पीछे लगा दूंगा। और उसने कार की रफ्तार मजीद सुस्त करते हुए ब्रेक लगा दिए। कार रुकने के साथ ही अकब में आने वाली मोटरसाइकिलें भी रुक गईं। बड ने फातिहाना कहा लगाया, बोला, देखा चीफ, मुझे पहले ही मालूम था कि कार रुकते देखकर वो खौफजदा हो जाएंगे। मोटरसाइकिलें रुकी जरूर थीं, मगर उन्होंने अचानक ही बेतहाशा फायरिंग शुरू कर दी। उनके इस अमल से जाहिर होता था कि एक आदमी ज़ाया होने पर उन पर हमारा खौफ सवार हो गया है। मैंने कहा, बेधड़क होकर कार उनकी तरफ मोड़ दो बड, उनकी चलाई हुई गोलियां हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, हम अब भी उनकी रेंज से बाहर हैं। बड ने कार को यू टर्न दिया। इस दौरान में जाहिर ने 2-4 फायर भी किए। हमें यूं मुड़ते देखकर वो लोग भी बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने भी मोटरसाइकिलें मुखालिफ समत में मोड़ दी। बड ने कार की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ाई और फिर जल्द ही वो लोग रेंज में आ गए। उन्हें एहसास था कि हमारी जानिब से फायरिंग होगी, इसलिए वो मोटरसाइकिलों को लहराते हुए चला रहे थे। जाहिर ने कई फायर किए, तब कहीं जाकर उसकी गोली निशाने पर बैठी। एक मोटरसाइकिल के लहराने की रफ्तार अचानक ही बहुत तेज हो गई और फिर वो सड़क पर गिरकर दूर तक फिसलती चली गई। बड ने कार की रफ्तार में मजीद इजाफा कर दिया। मैंने कहा, कार रोक दो बड, अब वो लोग पलट कर नहीं आएंगे, लिहाजा उनका मजीद ताक़ुब करने से कुछ फायदा नहीं होगा। बड ने कार की रफ्तार सुस्त करते हुए कहा, क्या कह रहे हो चीफ, ये बहुत अच्छा मौका है, हम उन सब का सफाया कर देंगे। मैंने कहा, उनका सफाया करना हमारे मिशन का हिस्सा नहीं है बड, हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है और अब हमें जल्द से जल्द वापसी की फिक्र करनी चाहिए। कार की रफ्तार मजीद सुस्त हो गई। वो बोला, लेकिन कुछ देर पहले इन लोगों ने हम पर हमला किया था, हम जरा सा चूकते तो मारे जाते, ऐसे लोगों को। मैंने सर्द लहजे में कहा, तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा, गाड़ी शहर की तरफ मोड़ दो। बड ने बड़बड़ाते हुए मेरे कहने पर अमल किया। मोटरसाइकिल सवार पहले ही नजरों से ओझल हो चुके थे। मुझे यकीन था कि अब वो हमारा ताक़ुब करने की हिम्मत नहीं करेंगे। बड ने कहा, तुम देख लेना चीफ, एक रोज तुम्हारा रहम दिलाना रवैया तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। जाहिर ने दबी जबान में कहा, मैं भी इस बात के हक में हूँ जनाब, दुश्मन का सर कुचलने में दरेग नहीं करना चाहिए। मैंने हैरत से कहा, तुम भी किसकी बातों में आ गए जाहिर, वो किराए के गुंडे थे, उनसे उलझकर हमें कुछ हासिल ना होता, हमारा वक्त ही जाया होता। मुमकिन था हम किसी और चक्कर में फंस जाते जिसके हम इन हालात में हरगिज भी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जाहिर बोला, इस मामले में तो मैं मुत्तफिक हूँ जनाब, लेकिन बाज दूसरे मामलात में भी मैंने यही कुछ सुना है। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारा इशारा शायद ऑलिव हार्वर्ड की तरफ है। हाँ, अक्सर लोग इस मामले में मेरे मुखालिफ हैं। जाहिर बोला, माफ कीजिएगा, गुस्ताखी जरूर है, लेकिन आपका ये रवैया नाकाबिल फहम है। जब एक दुश्मन से निजात हासिल की जा सकती है तो उसे जिंदा क्यों छोड़ा जाए? मैंने कहा, ये आसानी से समझ में आने वाली बात नहीं है। जाहिर दुश्मन जितना बड़ा हो उसे उतना ही ज्यादा सिसका कर मारना चाहिए, उसे जख्म लगाते रहो ताकि वो अपने जख्म चाटता रहे। जाहिर बोला, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन दुश्मन किसी वक्त कोई कारी वार भी तो कर सकता है, कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान भी तो पहुंचा सकता है। मैंने कहा, वो तो कोई भी पहुंचा सकता है जाहिर, दुनिया में एक ऑलिव हार्वर्ड ही तो नहीं है, और भी बहुत से साजिशी दिमाग मौजूद हैं। इसराइल के हिमायतियों में तो खास तौर पर एक से एक साजिशी भरे पड़े हैं। जाहिर खामोश हो गया, लेकिन उसके अंदाज से जाहिर हो रहा था कि वो मुझसे मुत्तफिक नहीं हुआ। एक वही क्या, इस मामले में तो तकरीबन सभी मेरे खिलाफ थे और मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि ऑलिव हार्वर्ड पर काबू पाने के बाद उसे छोड़ देने में मैं क्या लज्जत महसूस करता था। हर बार उसे शिकस्त देकर मुझे कितना लुत्फ आता था। हर बार वो मुझसे इंतकाम लेने के लिए मैदान में उतरता था।
اور ہر بار اسے میرے ہاتھوں ایک نئی ہزیمت اٹھانا پڑتی تھی۔